बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने ईसाइयों को मुबल्लिग और उलमा बनाकर मुसलमानों की सफ़ों में तबाही मचा दी। वो कौन से उलमा थे, उनकी तारीख और घिनौने चेहरे आपको दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, ईसाई ये समझ चुके थे कि अगर मुसलमानों को शिकस्त देनी है तो सबसे पहले इस्लाम को हाईजैक कर लिया जाए, यहाँ से उभरने वाली रोशनी की हैयत को बदल दिया जाए। अंग्रेजों का मंसूबा चंद 100 लोगों पर मबनी था, लेकिन उसके नताइज एक फातेह फौज से कहीं ज्यादा बढ़कर थे। नाज़रीन, आज की वीडियो में यही बताने जा रहे हैं हम कि कुफ्फार का मंसूबा किस तरह शुरू हुआ और जासूस किस तरह काम करते थे। दोस्तों, नवाब राहत खान चतवाड़ी 1940 में उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। उन्हें मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से कोई सरोकार नहीं था। ये हमा वक्त अंग्रेज के मफाद के लिए काम करते थे और इसी वजह से अंग्रेज भी उन्हें दिलो जान से अजीज रखते थे। एक दफा ये सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंचे तो उनकी एक अंग्रेज दोस्त ने ऑफर की कि नवाब साहब चाहें तो ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जिसे आज से पहले किसी हिंदुस्तानी या मुसलमान ने नहीं देखा। नवाब ने बड़े तजस्सुस से कहा कि अगर वाकई इस तरह की कोई जगह है जो इतनी पुरस्कार है तो मैं इसे जरूर देखूंगा। उस अंग्रेज दोस्त ने बरतानवी हुकूमत से इजाजतनामा लिया और नवाब को एक जंगल किनारे ला खड़ा किया। अंग्रेज ने नवाब से कहा कि यहाँ से जाने और इस जंगल में चलने और वापस आने तक आपको मुझसे न ही बोलने और न ही सवाल करने की इजाजत होगी। नवाब साहब को अंदाजा हो गया कि बहुत ही अजीबो गरीब चीज देखने वाला हूँ। नवाब साहब ने एक जगह चेक पोस्ट देखी। मुकम्मल तस्दीक के बाद आर्मी की एक मोटर कार जीप उन्हें लेकर जंगल में आगे चल पड़ी। आगे कई मजीद चेक पोस्टें भी आईं। कई जगहों पर उन्हें चेक किया गया, उनके मामलात को देखा गया और इस तरह सफर करते हुए जंगल में 3.5 घंटे सफर के बाद वो गाड़ी आखिरी चेक पोस्ट पर पहुंची, जहां उन्हें मुकम्मल चेकिंग के बाद आगे रवाना किया। तो आगे बढ़कर जंगल के आखिरी कोने पर उन्हें एक आलीशान इमारत दिखाई दी। वहां पर उसका मुकम्मल तामीर एक मदरसे या मस्जिद जैसा था। वो अंग्रेज दोस्त और नवाब साहब मदरसे में दाखिल हुए। दाखिल होते ही नवाब साहब ने देखा कि ईमान नफरोज मनाजिर थे। अरबी लिबास पहने हुए कई सुर्ख सफेद रंग के मुसलमान और शाइस्ता मिजाज नौजवान पूरी इमारत में कुरान और इल्म हदीस सीख रहे थे। ये किसी भी मुसलमान के लिए रूह परवर मनाजिर हो सकते हैं। नवाब साहब ने देखा कि एक कमरे में क़िरात का हुनर सिखाया जा रहा है तो दूसरे में फन्ने मुबाहसा, खिताबत और किताबत की तालीम दी जा रही है। नवाब साहब बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो शराइत बताई गई वो उन्हें याद थी। अब वो इस खुफिया मदरसे की राहदारी से गुजरकर आगे बढ़ रहे थे कि कमरे से उन्हें एक उस्ताद की बात करने या खिताब करने सुनाई दी, जिसे सुनकर वो ठिठक कर रह गए। उस्ताद शागिर्दों से कह रहा था कि हमने तुम्हें तरबियत दे दी है, तुम मुसलमानों को कुरान से हटाकर रिवायात की तरफ ले आओगे। जब तुम ऐसा करोगे तो उनके उलमा मुकाबले पर उतरेंगे, मगर हमने तुम्हें अल्फाज का खेल और उलूम की भूल भुलैयां और कुरान की आयात को मोड़ने की खुसूसी तरबियत दे दी है। मगर बच्चों, तुम इस्लाम को एक प्रैक्टिकल मजहब से हटाकर महज करामात और लच्छड़बाजियों के मजहब में तब्दील करोगे। मुसलमानों की क़यादत में घुसकर लीड करोगे और मुस्लिम उम्मा को प्रैक्टिकल फील्ड की बजाय उन्हें मुजज़ात और करामात के मुंतजर बनाओगे। तुम इस मजहब के अंदर कई मजहब बनाओगे। तुम मुसलमानों को हाथ की लकीरों, फकीरों और सितारों में उलझाओगे और मेरे बच्चों, तुम मजहब में हर उस बहस को राइज करोगे जिससे बरतानवी हुकूमत के मफाद को तक़वियत मिलती होगी। ये वो गुफ्तगू थी जो इस मदरसे में उस्ताद अपने शागिर्दों से कर रहा था। नवाब साहब ने वहाँ एक और बड़ा अजीब मंजर देखा कि एक क्लास का मजहबी रंग रूप और तो दूसरी का कुछ और है। हालांकि हैं तो वो दोनों मुसलमान और आपस में मनाजरा कर रहे हैं और मनाजरों के मौज़ूआत उनकी नीली पीली पगड़ियों से भी बहुत ज्यादा अजीब थे। दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए, छोटी या बड़ी, कुर्बानी के लिए दुम्बा कैसा होना चाहिए, हज के लिए चांद नजर आए या ना आए के मसाइल, यानी ओवरऑल ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू हो जिसका मुसलमान को अक्ली या सियासी तौर पर फायदा नहीं था। यानी एक मिजाज था जिसको उम्मत मुस्लिमा के अंदर पहुंचाना था। नवाब साहब और उनका अंग्रेज दोस्त इस खुफिया मदरसे से जंगल से वापस लौटे तो नवाब साहब ने अपने अंग्रेज दोस्त पर सवालात की बौछार कर दी। उस अंग्रेज ने उतना ही कहा कि नवाब साहब, इस मदरसे में भले ही कुरान की खुशनुमा आवाज गूंज रही थी, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इन सुनने सुनाने वालों से एक भी शख्स मुसलमान नहीं था। ये तमाम लोग
برطانوی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو تمہاری مسلم کمیونٹی میں گھسنے کے بعد مذہبی اور روحانی پیشوا بنیں گے۔ یہ لوگ درسگاہوں، اسکول سے اسلام کی تبلیغ کریں گے، یہ دل و جان سے اپنا سب کچھ لگا دیں گے، لیکن جس اسلام کی اشاعت کریں گے اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ ہی بذات خود اس کا اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا، یعنی یہ ایسا اسلام لوگوں میں رائج کریں گے۔ نواب صاحب سے منسوب یہ کہانی انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں کافی زیادہ زیر بحث آ چکی ہے۔ بہت سے عالموں نے یہ کہا کہ ایک جاسوس اپنے انٹیلیجنس اداروں کے سالوں کی محنت اور اربوں کی انویسٹمنٹ ایسا وزٹ کروا کر پانی پھیر سکتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواب صاحب کو انہوں نے انتہائی خفیہ ٹھکانہ دکھا دیا ہو اور نواب صاحب واپس آ کر یہ کہانی پوری دنیا کو بتاتے پھریں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ حقیقت پر مبنی نہیں، ایک کہانی ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، لیکن برطانوی جاسوس ہنٹر تو ایک حقیقی کردار تھا، وہ کہانی نہیں تھا۔ قرآن و حدیث اور علماء کا اتنا بڑا ماہر تھا کہ اس کے سامنے عرب کا مشہور اسکالر عبد الوہاب بھی لاجواب ہو گیا تھا۔ تو وہ عیسائی لیکن مسلم علماء سے کئی بڑھ کر علم جانتا تھا۔ عثمانی خلافت کے پیچھے جو بڑے بڑے کردار ہیں ان میں آپ لارنس آف عربیہ کے کریکٹر کو کیسے بھول سکتے ہیں، جس نے شعلہ بیانی اور قرآن پر دسترس کے ذریعے امت مسلمہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سعودی حکومت وجود میں آئی تھی۔ یہ تو صرف 2 مثالیں ہیں، ایسے نہ جانے کتنے ہی جعلی علماء ہوں گے جو اصل سے کہیں زیادہ شہرت رکھتے ہیں، 2 صدیوں سے ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ یعنی صلیبیوں کا کوئی ایسا ادارہ تھا جیسے لارنس آف عربیہ جیسے کردار وجود میں آئے جس نے امت کو اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ آج ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہمیں کچھ بھی سنا جائے تو اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ ہم اس سے یہ پوچھ سکیں کہ آپ کے مسئلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند کہاں ہے، آپ کی سند ثابت کریں۔ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قصے سنانا چھوڑیں، بتائیں کہ امت کے مسائل کا سیاسی حل کیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر معیشت کی باتیں چھوڑیں، بتائیں مسلمانوں کی عزت کیسے محفوظ ہو، کیا آپ کے جوش خطابت سے غیر مسلم یا دوسرے فرقوں کو کتنا فائدہ پہنچا، یا آپ کا اسلام صرف آپ کا فرقہ ہے۔ ایسے ہم نہیں بول سکتے کیونکہ دشمن ہماری برین انٹیلیجنس ختم کر چکا ہے، دشمن کا زہر ہماری ہڈیوں میں سرایت کر چکا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی خفیہ مدارس تھے جہاں سے نکلنے والے علماء قصوں اور لچڑ بازیوں میں لگا کر پوری ملت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم کتابی اور جوابی مسلمان بنے۔ یاد رکھیں کہ کتابی اور جوابی کے بغیر اس زہر کا کوئی تریاک نہیں، کیونکہ برطانوی انٹیلیجنس اداروں یا بھارتی اداروں نے یہ زہر ہمارے اندر اتار دیا ہے۔ اس کا واحد حل کتابی اور جوابی مسلمان ہونا ہے۔